सबसे बड़ी खबर आज की, जो ईरान ने हमला किया है नेजिफ पे। आप दिन भर की खबरों के बारे में जान गए होंगे क्योंकि मैंने सुबह 8 बजे वीडियो डाला था। उसके बाद ईरान ने एक बम्बार्डमेंट किया, जिसके बाद मैं खबर डालना चाहता था लेकिन उसमें कुछ और मेरे इंटरव्यूज आ गए और पूरी तरह से जो पूरी पिक्चर उभर के सामने नहीं आई थी। आज आपको पता क्या हुआ? आज जो ईरान ने मिसाइल छोड़ी, जो ड्रोन छोड़े, सॉरी मिसाइल नहीं ड्रोन, मैक्सिमम ड्रोन छोड़े, जिन्होंने काफी बर्बादी इजराइल में की, जिसके बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि नेजिव डेजर्ट में जहां दिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर इजराइल का है, उसके 25 किलोमीटर के रेडियस में एक अकेली मिसाइल छोड़ी। ऑल अदर चैनल्स हैव मिस्ड दिस न्यूज। बाकी सारे चैनल्स ने यह नहीं दिखाया कि वो जो एक मिसाइल छोड़ी नेजिव में, वो 25 किलोमीटर के रेडियस में उसी के जो डिमोना न्यूक्लियर प्लांट है, उसके 25 किलोमीटर के रेडियस में वो मिसाइल गिरी और वो सीधा एक इजराइल को मैसेज था ईरान द्वारा कि अगर हमने सेजिल छोड़ दी, और वो दिमोना पे लगी सेजिल में केवल 5 मीटर का एरर मार्जिन है और यहां पर 20 किलोमीटर के रेडियस में उन लोगों ने छोड़ा तो इजराइल की हालत खराब हो गई। अगर हमने सज्जल छोड़ दी तो क्या होगा? पूरा का पूरा इजराइल तबाह हो जाएगा। इजराइल तबाही के कगार पे खड़ा हुआ है, इसको कोई बता नहीं रहा है। बस इतनी सी बात है। लोग अपना कुछ इंडिविजुअल स्ट्राइक्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, जो ईरान इजराइल को कर रहा है उसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं। शुरू में सब इजराइल के साथ थे। हमारा पहला चैनल था जिसने एक लाइन ली, प्रो इरानियन लाइन। आप तो जानते हैं शुरू से हम लोग प्रो फिलिस्तीनी, प्रो इरानियन लाइन ले रहे हैं। लेकिन जब ये वॉर शुरू हुई तब भी हमने इस बात को कहा, और उस समय जब बिल्कुल निराशा का माहौल था उस समय भी हमने कहा कि ईरान रिस्पॉन्ड करेगा, काउंटर अटैक करेगा, और उसका काउंटर अटैक इजराइल झेल नहीं पाएगा। क्योंकि मैं रेजिस्टेंस के माइंड को समझता हूं। मैं 1857 का आदमी हूं। मैं जानता हूं रेजिस्टेंस कभी भी, कोई भी रेजिस्टेंस वो हार नहीं मान सकता। वो लगातार इनोवेट करता है और वो जवाब देता है। इसीलिए मैं हमास के साथ खड़ा हूं। आज हमास जीत रहा है और मैं रोज बता रहा हूं आपको, जो गाजा की खबरें छुप गई हैं, मैं रोज बता रहा हूं आपको कि हमास इतना मार रहा है, इतना मार रहा है कि इजराइल बाप आइडिया बाप कर रहा है। भाग रहे हैं वहां लोग, पीछे हमास के लोग बंदूक लेके दौड़ रहे हैं। वो अविश्वसनीय वीडियो। और मैं आज हमारे समीर भाई हैं हैदराबाद से, उनकी मदद से मैं कुछ कोशिश करूंगा कि वो वीडियो किसी अपने दूसरे चैनल में आपको दिखाऊं, क्योंकि यहां तो यूट्यूब गाइडलाइंस का सवाल है। खैर, सबसे जो बड़ी बात है, जो डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर खत्म हो गया तो क्या होगा? और अमेरिका ने जो B2 बॉम्बर्स, जो कि बात खबर आ रही है कि 6 B2 बॉम्बर्स डीगो गार्शिया की तरफ उसने भेजे। अब ये अभी कंफर्म नहीं है। हालांकि इसको एक पैलेस्टीनियन ऑब्जर्वर ने एक पहले करीब 7-8 घंटे पहले डाला था। उसके बाद अब सारे चैनल्स उसके बारे में बात कर रहे हैं कि अमेरिका के B2 बॉम्बर्स वो डीगो गार्शिया की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन डीगो गार्शिया की तरफ जाने का कोई मतलब, देखिए डीगो गार्शिया में जाने का क्या मतलब है? डीगो गार्शिया से अगर आपने ईरान पे स्ट्राइक की तो सबसे जो बड़ी बात होगी कि वो वहां पर वो जो डीगो गार्शिया एरिया है वो रशिया की जद में है। वहां पर उसी के पास रशियन बेसेस हैं। तो जब उसके पास रशियन बेसेस हैं, अमेरिका इतनी बड़ी बेवकूफी करेगा? अगर भाई ट्रंप पूरी तरह से, इफ ही हैज लॉस्ट हिज मार्बल्स जिसको कहते हैं, तो एक अलग बात है। लेकिन अगर डीगो गार्शिया में तुम B2 बॉम्बर ले जाके वहां से ईरान पे मारोगे, और जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं, जो कि आप पूरी दुनिया जान चुकी है कि जो फुर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी है ईरान की, वो 90 मीटर डीप है, और जो बंकर बस्टिंग बॉम्ब है वो 60 मीटर से ज्यादा नीचे नहीं मार सकते। और वो भी जो गाइडेड बॉम्ब यूनिट GBU-57, जो कि अमेरिका के सबसे एडवांस्ड जो बॉम्ब्स हैं। और मजेदार बात यह है, जो कोई नहीं कह रहा है और उसको कोई समझ भी नहीं रहा है, कि ये जो GBU है, ये तो इसके बहुत ही छोटा फॉर्म हमास के पास है। मेरे तो हंसी आती है दुनिया पे। हमास के पास है वो GBU का, GBU IED। अब भारत में क्या है ना कि एक अजीब किस्म की विस्मय, यहाँ के लोगों के एक विस्मय का मतलब, उनको वो विस्मित हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं। अब ये जब बात सुनेंगे शॉक्ड हो जाएंगे। अब वो शॉक्ड में वो आगे नहीं सोचेंगे कि इसके बारे में और पता करो, वो शॉक्ड रहेंगे। आज मैं
दीपक शर्मा के भी शो में था, डीबी लाइव में भी था, बुशरा खानम जी के साथ, तो सारी बातें वहां मैंने रखी। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये डिगो गार्सिया में B2 बॉम्बर का कोई मतलब नहीं। उसके साथ साथ एक और अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि अल अक्सा मस्जिद को, अफवाह क्या, मतलब ये इजराइल खुद ही उड़ा रहा है कि अल अक्सा मस्जिद पे ईरान स्ट्राइक करने जा रहा है। जबरदस्ती। अल अक्सा मस्जिद ईरान के लिए उतना ही पवित्र है जितना किसी और के लिए। बल्कि जो बाकी जो कुछ अरब मुल्क हैं वो कहते हैं कि मक्का मदीना के बाद ये तीसरा स्थान अल अक्सा का नहीं है, ये ऐसे ही कहा गया है। बिल्कुल है, ये शिया हो चाहे सुन्नी हो, सब मानते हैं अल अक्सा मस्जिद इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉस्क इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। अच्छा, अब जो एक और बात सुनिए, जो एक और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में जो ट्रंप अपनी फोर्सेस को भेज रहा है। अब ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में ट्रंप अपनी फोर्सेस को भेज रहा है और उधर यमन की तरफ से वार्निंग आ गई है। यमन ने कहा है कि अगर अमेरिका ने सीधे हमला ईरान पे किया किसी भी तरह का, तो हम रेड सी पे फिर से एक्टिव हो जाएंगे और हम यूएस एसेट्स को मारने लगेंगे। और यूएस एसेट्स को वो मारेंगे सेंटकॉम तक, कतार को मारेंगे वो। कतार में सेंटकॉम का जो, देखिए सेंटकॉम सेंट्रल कमांड है, वो एक्चुअली फ्लोरिडा में है, लेकिन उसका विंग एक तरह से कह लीजिए जो मिडिल ईस्ट में है वो कतार में है, जो अल उदैद बेस है यूएस का। और यूएस के बेसेस जितने हैं वो बुरी तरीके से इस समय घिरे हुए हैं। ईरान ने चारों तरफ से घेर लिया है, ईरान, यमन, हिजबुल्ला को क्या समझते हैं आप? हिजबुल्ला के पास इतनी मिसाइल्स हैं, अभी भी वो बचा के उसने रखी है। वो बहुत दिनों से चुप है, इसीलिए मुझसे लोग पूछते थे हिजबुल्ला क्यों चुप है, हिजबुल्ला को ये क्यों चुप है। अरे आप तो समझ जाओ भैया कि हिजबुल्ला इसलिए चुप है क्योंकि वो इसी लड़ाई की तैयारी कर रहा था। ईरान से लड़ाई होनी है क्योंकि फिलिस्तीन का मसला हल नहीं हो सकता अकेले, केवल गाजा में जो एक युद्ध चल रहा है उससे, वो लंबा खींचेगा। लेकिन फिलिस्तीन के मसले का अगर हल चाहिए तो उसमें एक बड़ी वॉर होगी। और यहिया सिनवार यही चाहते थे। यहिया सिनवार जो और मोहम्मद दैफ 7 अक्टूबर 2023 के जो आर्किटेक्ट्स हैं, और आज जो हो रहा है वो 7 अक्टूबर की वजह से हो रहा है। इसलिए मैं हमास के कंट्रीब्यूशन को हमेशा सबसे बड़ा मानता हूं। लेकिन हमास के पीछे ईरान है, ईरान की रेवोल्यूशनरी फिलॉसफी है। तो ये जो पूरा है कि मिडिल ईस्ट में एक क्रांति आनी चाहिए और उसमें वहां से इजराइल अमेरिका को हटना चाहिए। और इसमें अब इतने आगे बात पहुंच गई कि ईरान इज वेरी क्लोज टू अचीविंग दैट ऑब्जेक्टिव। और वो जो गाजा का जो पूरा फेट है, यानी गाजा से इजरायली फोर्सेस वापस हटें, परमानेंट सीज फायर हो, फिलिस्तीनी स्टेट बने। फिलिस्तीनी स्टेट चाहे 2 स्टेट सोल्यूशन के तहत पहले बन जाए, फिर उसके बाद 1 स्टेट बने, या पहले 2 स्टेट सोल्यूशन बने तो लंबे समय तक वो भी खिंच सकता है। हमास ने ये भी कहा है। तो ये जो देखिए पूरी बातें हैं, ये बड़ी जबरदस्त चीजें हैं। और इसमें जो एक के बाद एक जो घटनाएं हो रही हैं वो ऐसी हैं कि जो इस तरफ चीजों को ले जा रही हैं कि एक्चुअली मैं बताऊं आपको कि जो जेनीवा में बात चल रही है जो यूरोपियन कंट्रीज की, वो फेल हो गई। क्योंकि ईरान ने साफ साफ कह दिया कि हम इस पर नेगोशिएट ही नहीं करेंगे, कि हम यूरेनियम इनरिचमेंट छोड़ दें, वी विल नॉट नेगोशिएट ऑन दैट। अब वही बात जो गाजा में जहां बात फंस गई थी, हमास ने कहा था कि आप अपने हथियार नहीं देंगे, अगर ये तुम शर्त लगाओगे तो फिर बातचीत हो ही नहीं सकती। और वही बात हुई। गाजा में लाख कोशिश इजराइल कर रहा है, आज भी मार रहा है, लेकिन हमास हावी है। सब लोग जानते हैं वो वीडियो, हम जल्दी आपके बीच कोशिश करेंगे लाने की, जिसमें हमास के लोग दौड़ा रहे हैं, इजराइल की व्हीकल भाग रही है। ये कभी सोचा था आपने कि गाजा में ये संभव है? तो वही बात है। और मैं बता रहा हूं जो दिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर वाली चीज है वो इतनी अहम है कि उसमें पूरे का पूरा जो एक तरह से जो इनकी जो प्रेस्टीज है इजराइल की, वो डिमोना में इन्वॉल्व है। डिमोना अगर नष्ट हो गया या उसके पास भी ईरान ने मार दिया, तो आप सोचिए कि ना केवल इजराइल सरेंडर होगा, अमेरिका सरेंडर होगा, बल्कि अरब मुल्क जो हैं वो भी इस चीज को मान लेंगे, वो भी ईरान की लीडरशिप मान लेंगे। अच्छा, आज टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगन ने बहुत एक इंपॉर्टेंट बात कही। मतलब अब देखिए, अब अर्दोगन आर्म्स भी दे रहा है इजराइल को। पता नहीं अभी क्या स्थिति है, लेकिन दे तो रही था, और इतनी जल्दी आर्म्स शिपमेंट बंद नहीं होते। हालांकि इजराइल तक
बहुत, अब तो मतलब रसद पानी भी नहीं पहुंच पा रहा है ठीक से, रेशनिंग हो रही है वहां पर। तो अब वो आर्म्स अब इस समय क्या पहुंच रहे होंगे, कैसे पहुंच रहे होंगे, लेकिन चलिए आप मान लेते हैं कि टर्की जो है वो इजराइल की मदद करता रहा है। अर्दोगन लेकिन आज दूसरी बात कह रहा है। आज जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है उसकी इस्तांबुल में 51st समिट था, जिसमें अर्दोगन ने कहा कि द फेट ऑफ तेहरान एंड इस्तांबुल इज वन। अब ये बड़ी बात है, ये कभी नहीं कहा है अर्दोगन कि इस्तांबुल और तेहरान का जो फेट है वो एक ही है, यानी तेहरान अगर बर्बाद हुआ तो इस्तांबुल बर्बाद होगा, और तेहरान अगर जीता तो इस्तांबुल जीतेगा, ये कह दिया अर्दोगन ने। अब ये एक अलग चीज है, ये डिफरेंट लेवल की चीज है, इसको हमको समझना होगा। अर्दोगन, हो सकता है ये भी हो कि अर्दोगन को लग रहा है कि ईरान जीत रहा है। अब ईरान जीत रहा है तो ईरान को सारा क्रेडिट क्यों जाए, अगर मतलब इजराइल हार रहा है तो ईरान को क्रेडिट सारा क्यों जाए, टर्की क्यों ना कुछ क्रेडिट ले, टर्की भी कुछ हमला कर दे इजराइल पे, ये भी हो सकता है। एक देखिए, मैं हमेशा जो सारी पॉसिबिलिटीज रखता हूं, क्योंकि रियलिटी इज ओपन एंडेड। सच्चाई जो होती है, यथार्थ जो होता है, वो एक अंधी गली नहीं होती। यथार्थ अंधी गली हो ही नहीं सकती। यथार्थ में कई संभावनाएं छुपी होती कि इस दिशा में भी चीज, मतलब यथार्थ है, जैसे अभी अभी है, मान लीजिए ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है, ये यथार्थ है। अब ये क्या, इसका आगे क्या होगा, इसमें कई रास्ते हैं, किसी भी रास्ते चीजें जा सकती। उसमें एक रास्ता ये भी है, एक तो जैसे मैंने बताया कि अमेरिका अगर एंटर कर जाए तब क्या होगा, अमेरिका एंटर नहीं करे उसकी भी बहुत बड़ी संभावना है। टर्की जो है वो भी इजराइल पे हमला कर सकता है इस समय, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि ईरान को पूरा क्रेडिट जा रहा है। तो ये देखिए, ये जो सारी बातें हैं, ये जितनी यमन ने जो पूरी बात कही है, टर्की ने जो पूरी बात की है, मुझे तो लग रहा है कि इजराइल चारों तरफ से घिर गया है। अब बचा क्या है, अभी अमेरिका नहीं आया और ट्रंप ने कहा है 2 हफ्ते, हम 2 हफ्ते में डिसाइड करेंगे। 2 हफ्ते में तो कहानी खत्म हो जाएगी, इजराइल की कहानी खत्म हो जाएगी 2 हफ्ते में, कोई सवाल ही नहीं है। तो इसलिए देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है इस बात को जानना। और मैं आपको बताऊं कि अब इजराइल केवल ईरान में जो स्ट्राइक कर रहा है, अहवाज में उसने स्ट्राइक की आज, जब फर्स्ट जो सुबह जो ईरान ने मारा, उसके बाद अहवाज में स्ट्राइक की, उसके बाद उसने कुछ 2-3 और मिलिट्री इंस्टॉलेशन में उसने स्ट्राइक की। ईरान में हर शहर में प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां पर पोस्टर्स लग रहे हैं कि जैसे तेहरान में कि वी आर अ सिटी ऑफ 86 मिलियन, खुर्रम शहर में वी आर अ सिटी ऑफ 68 मिलियन। मतलब वो लोग पूरा एक आवाज में ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ खड़े हैं। इस तरह की बातें पूरी आ रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि सुप्रीम लीडर ने अपने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब ये सब बातें न्यूयॉर्क टाइम्स की, न्यूयॉर्क टाइम्स जाने, इसमें हमें नहीं पढ़ना। उसके बाद देखिए, जो और अच्छा, कुछ लीडर्स को कुछ लीडर्स का असैसिनेशन, जैसे हसन नसरुल्लाह के एक एड का असैसिनेशन आज जो ईरान में थे वो भी हुआ। वो एक ऐसा फील्ड है असैसिनेशन का जिसमें इजराइल की महारत है। मुझे कोई समस्या नहीं है कंसीड करने में कि उसकी महारत है उसमें, लेकिन उससे होगा क्या, उससे पॉलिटिकल आउटकम्स डिसाइड नहीं होते हैं। ये 1970s की थिंकिंग है कि इंडिविजुअल असैसिनेशन करके हम बदला ले लेंगे। म्यूनिक ओलंपिक्स में इजरायली एथलीट्स मारे गए तो हमने एक उसको जिसने मारा ढूंढ के मारा, और वो पूरा मैसेज आता था कि अरे मोसाद बदला लेता। अरे मोसाद बदला क्या लेगा, खाक लेगा, उसका ऑफिस उड़ गया है, कहीं का नहीं, मिट्टी में मिल गया है, खाक हो गया उसका ऑफिस। उसके बाद आज गृह मंत्रालय पे मार दिया, आज गृह मंत्रालय पे, वो भी ड्रोन से मारा। आज वही बता रहा हूं, सारी स्ट्राइक्स ईरान की ड्रोन से हुई है, नेजेब वाली स्ट्राइक मिसाइल स्ट्राइक, और वो पूरा एक मैसेज है कि डिमोना को अगर बचा सकते हो तो बचा लो। उसके बाद देखिए, जो और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एक लीडर का इमर्जेंस हुआ है ईरान में, हज रमदान। ये मिलिट्री लीडर है, ये स्पेशल अपॉइंटी खामनेई साहब के। इनको लेके बहुत घबराहट है इजराइल में, क्योंकि इनके पास कोई लंबा एक स्ट्रैटेजिक विजन है इजराइल को घुटनों पे लाने के लिए। उसके बाद एक और बात सुनिए, जो पूरा ईरान जो इजराइल को नुकसान पहुंचा रहा है आर्थिक, वो इतना ज्यादा है। राइट नाउ इजराइल इज स्पेंडिंग 1 बिलियन शेकल्स पर डे। अब 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ शेकल, मतलब करीब $33 करोड़, क्योंकि
$1 इज इक्वल टू 3.4 शेकल्स। तो उसके लिहाज से आप देखिए, तो अगर 100 करोड़ शेकल इजराइल रोज स्पेंड कर रहा है, और ईरान से जो लड़ाई शुरू हुई उसके बाद से ये स्पेंडिंग ज्यादा हुई है, तो कम से कम वो $33 करोड़ वो रोज स्पेंड कर रहा है। $33 करोड़, आप रुपीज में उसको देख लीजिए। उसके पास ये स्थिति नहीं है, उसके पास इतने एप्लीकेशंस आ रहे हैं। करीब सोचिए 7 दिन हुए हैं ईरान वॉर के, और 35,000 क्लेम्स आए हैं डैमेजेस के सिविलियंस की तरफ से। 35,000, ये आर्मी को जो नुकसान हुआ वो नहीं, जो सिविलियंस को हुआ है। एंड दिस इज, ये जो ईरान ने जो स्ट्रेटजी बदली, ये बिल्कुल पिंच कर रहा है इस समय इजराइल को। और ये सारा वो इकोनॉमिक बोझ वो सह नहीं सकता, वो ऑलरेडी इतने बड़े कर्जे में है। उसके कर्जे का कोई हिसाब नहीं है। बजट को ऑलरेडी वो 2 बिलियन शेकल से बजट को एक्सीड कर चुका है। उसके पास पैसा नहीं है अपने एम्प्लॉयज को देने के लिए, वो कहां से दे? ये पूरी स्थिति है। उसने पूरा पैसा लगा दिया था ईरान से युद्ध के पहले, उसमें अपना 4 लाख रिजर्विस्ट को रेस करने, गाजा में चढ़ाई के लिए। उसके बाद गाजा की चढ़ाई तो पीछे रह गई। नेतन्याहू को लगा हम गाजा में तो सफल होंगे नहीं और हमारी सत्ता में रहना है। आज बिल क्लिंटन ने भी कह दिया कि नेतन्याहू को सत्ता में रहना है, इसलिए वो ईरान से युद्ध चाहता है। तो नेतन्याहू ने लास्ट मोमेंट में डिसाइड किया कि नहीं, ईरान का प्लान ऑपरेट करो, ईरान में तड़ करके हम रिजीम चेंज कर देंगे, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन ये कर देंगे, वो कर देंगे। फर्जी, कोई किसी को उस पर विश्वास तक नहीं था। उसके जो खास लोग हैं मोसाद में और इसमें, एक क्लीक, क्योंकि इस समय इजराइल में कोई सरकार नहीं है, एक क्लीक है। वो क्लीक जो है वो जो चाहे कर रहा है। तो ये जो देखिए पूरी सिचुएशन है, इसमें हर तरफ से देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूं कि 2 हफ्ते इजराइल टिक नहीं सकता है। दिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर को एक तरह से ईरान मारने जा रहा है। उसके साथ साथ हमास ने आज कम से कम गाजा में 13 हमले किए, 13। और ये जो 13 हमले हैं ये एक के बाद एक हुए हैं। अब इस पे मेरे ख्याल से कल से एक अलग से गाजा पे बनाना होगा। बहरहाल, मैं, आप देखिए, आज रात को ईरान बम्बार्ड करता है या कल सुबह करता है, मैं उसका तुरंत जो वीडियो है वो मैं बना के आपके बीच जल्दी से जल्दी लाऊंगा। सुबह अगर करता है, दोपहर में करता है, जब भी उसका एक जो वेव, अभी जो, क्योंकि 18th वेव आज थी, अब जो 19th वेव होगी उसका आपको जल्द से जल्द, सबसे पहले अमरीश मिश्रा स्पीक्सी आपको उसके बारे में खबरें देगा। ये देखिए आज की पूरी जो हमारा वीडियो है। कल आपके बीच हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।